हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हम सॉल्व कर रहे थे आपका एग्जाम्पल नंबर 8, सॉल्व एग्जाम्पल 8, राइट। तो उसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट एडजस्टमेंट तक सॉल्व किया था, राइट। फिर जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि वर्किंग नोट में कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो आपने कैलकुलेट किया होगा, दैट वाज योर होमवर्क फॉर यस्टरडे। तो अगर आपने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट किया है तो सबको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिला होगा 2:1:1। सो क्या आ रहा है आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1। आदिल इज टू समीर इज टू राजू इज 2:1:1, राइट। इस पर हम फिर से आते हैं जब हमें कैपिटल वाली एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, राइट, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 7। तो तब हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लगेगा। अगर आपने कैलकुलेट किया है तो वेरी गुड, नहीं है तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, नया पीएसआर कैलकुलेट करो, फिर सम को आगे बढ़ाओ, राइट। अगर कैलकुलेट किया है तो आपका आंसर 2:1:1 होगा। यहाँ पर रेफरेंस आप ले सकते हो कि कैसे 2:1:1 आ रहा है, राइट। हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर, उसका हमने बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ है, तो वो आपको आना ही चाहिए, राइट। चलते हैं, कल हमने एडजस्टमेंट 1 तक सॉल्व किया था, अब हम एडजस्टमेंट 2 को समझते हैं। मैंने एडजस्टमेंट 2 को इसलिए पेंडिंग छोड़ा था क्योंकि देयर इज समथिंग न्यू विच वी हैव टू लर्न। तो वो क्या है, एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद फिर से हम डिस्कस करते हैं, समझते। तो एडजस्टमेंट 2 क्या है, राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल, हाफ द सम ऑफ द गुडविल इज विदड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। तो सिंपल है कि जो राजू नया पार्टनर है उसने गुडविल लाया, कितना गुडविल लाया, 15,000 रुपए गुडविल लाया, राइट। एंड उसकी आधी अमाउंट यानी कि 7,500 रुपए आदिल एंड समीर ने विड्रॉ किए। तो ये रेगुलर ट्रांजैक्शन है, राइट। एक गुडविल लाने की हमें एंट्री करनी पड़ेगी और एक विड्रॉ करने की एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर नया क्या है, तो यहाँ पर नया है कि बैलेंस शीट में देयर इज अ गुडविल ऑफ ₹12,000। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में भी 12,000 गुडविल है, प्लस नया पार्टनर भी गुडविल ला रहा है एंड वो गुडविल पुराने पार्टनर विड्रॉ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीन तीन चीजें हैं, तो हमें एक एक करके इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं एडजस्टमेंट के हिसाब से क्या करता हूं, जो गुडविल लाने की एंट्री है जैसे हम रेगुलर करते हैं वैसे करता हूं, राइट। उसमें कुछ नया नहीं, गुडविल आ रहा है तो गुडविल आने की एंट्री एज यूजुअल जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे, राइट। फिर गुडविल विड्रॉन को जैसे हम करते हैं वैसे करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस पुराने गुडविल का जो बैलेंस शीट वाला गुडविल है उसका क्या करना है। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट पार्ट। राजू ने 15,000 रुपए गुडविल के लिए लाए, तो 15,000 रुपए उसने क्या लाया, उसने कैश लाया, ये सर नो। तो 15,000 रुपए हमारे बिजनेस में कैश आ रही है, तो जो गुडविल के 15,000 रुपए आ रहे हैं उसका मैं पहला इफेक्ट दे रहा हूं इन द कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एज टू गुडविल अकाउंट। कितना आया, 15,000 आया, ये सर नो। अब जो नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लेके आता है वो हम क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, तो यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ओल्ड रेशियो, ये सर नो। तो ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 2:1। तो मैं सेकंड इफेक्ट दे रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल, बट गुडविल को मुझे सैक्रिफाइस रेशियो में कैलकुलेट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरा सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो यानी कि 2:1। तो जो गुडविल के 15,000 आए वो मैं 2:1 में 10,000 एंड 5,000 आदिल एंड समीर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। इज इट क्लियर। तो नए पार्टनर ने जो गुडविल लाया, गुडविल का पैसा आ रहा है कैश के डेबिट में चला गया, एंड फिर मैंने पुराने पार्टनर्स के बीच में उसे सैक्रिफाइस रेशियो यानी कि ही ओल्ड रेशियो यानी कि ही 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां पर गुडविल लाने का डबल एंट्री हो गया, गुडविल आया बैंक में या कैश में, एक एंट्री हो गया, यस और नो। एंड उस गुडविल को हमने पुराने पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां पर गुडविल आने का एंट्री हुआ। बट आगे वो क्या कह रहे हैं इसी एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट 2 में क्या कह रहे हैं, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। समीर एंड आदिल ने आधी आधी अमाउंट गुडविल की विड्रॉ की। तो अब हमने पहले क्या किया, गुडविल लाया, उसका एंट्री तो हो गया। अब गुडविल दोनों के साथ या दोनों के कैपिटल के क्रेडिट में है, कितना कितना क्रेडिट है, तो आदिल को 10,000 क्रेडिट है एंड समीर को 5,000 क्रेडिट है। तो इसका आधा आधा अमाउंट वो विड्रॉ करेंगे, यानी कि उसके ऑपोजिट यानी कि कैपिटल के डेबिट में एंट्री करनी पड़ेगी। उनके नाम पर हमने 10,000 और 5,000 क्रेडिट किए, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये पैसा हम बैंक से निकाल लेंगे या कैश से निकाल लेंगे, तो वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो जो उनके क्रेडिट में एंट्री है उसके ऑपोजिट में हमें विड्रॉ की एंट्री करनी है। वो कहां से पैसा विड्रॉ करेंगे, तो कैश से, क्योंकि गुडविल का पैसा कैश में जमा है। तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, राइट। बट वो पूरा पैसा नहीं विड्रॉ करेंगे, वो आधा विड्रॉ कर रहे हैं। तो आदिल के नाम पर 10,000 है तो उसका आधा आदिल के कॉलम में हम डेबिट में 5,000 लिखेंगे, यस और नो। एंड दूसरा समीर के नाम पर क्रेडिट में 5,000 है गुडविल के, तो उसका आधा यानी कि 2,500 हम समीर के डेबिट में लिखेंगे। ये क्लियर है क्या सबको। देखो मैं क्या कर रहा हूं,
ऑलरेडी जो गुडविल आया था तब हमने पुराने पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था 10,000 टू अदिल एंड 5,000 टू समीर। वही पैसा वो विड्रॉ कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट में हम एंट्री कर रहे हैं। विड्रॉ कर रहे हैं मतलब वो बिजनेस से कैश निकाल रहे थे, ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स हम कैपिटल के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं तो टू कैश, बट जितना उनको क्रेडिट हुआ था उसका आधा आधा ही वो निकाल रहे हैं। तो आदिल को क्रेडिट हुआ था गुडविल की अमाउंट 10,000, उसका आधा ही इज विड्रॉइंग 5,000, यस और नो। समीर को क्रेडिट हुआ था 5,000 गुडविल का अमाउंट, उसका आधा ही इज विड्रॉइंग 2,500। तो ये गुडविल विड्रॉ का एंट्री हुआ पहला, टू कैश। अब उन्होंने गुडविल विड्रॉ किया तो गुडविल कहां से विड्रॉ किया? कैश अकाउंट से। तो गुडविल विड्रॉ का सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि कैश जाएगी, तो कैश के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, अंडरलाइन करके आदिल 5,000, समीर 2,500, दोनों का टोटल 7,500 आउटर कॉलम में आएगा। ये क्लियर है? तो ये गुडविल विड्रॉन का डबल इफेक्ट हुआ। पार्टनर विड्रॉ कर रहे तो पार्टनर कैपिटल डेबिट, एंड पैसा जा रहा है, कहां से जाएगा? कैश। तो कैश के क्रेडिट में देखो दोनों की टोटल 7,500, डेबिट में देखोगे तो गुडविल के 15,000 आए, क्रेडिट में देखोगे तो उसका आधा 7,500 पार्टनर्स ने निकाल लिया। ये क्लियर है? तो ये एडजस्टमेंट 2 के हिसाब से गुडविल आने की एक एंट्री हुई, यस और नो, उसका डबल इफेक्ट हुआ गुडविल आने का। फिर गुडविल विड्रॉ का डबल इफेक्ट हुआ, तो पहले एडजस्टमेंट के हिसाब से गुडविल आ गया, उसका डबल इफेक्ट हुआ, गुडविल विड्रॉ हो गया, उसका डबल इफेक्ट हुआ। लेकिन हमारे पास बैलेंस शीट में गुडविल भी है, उस गुडविल का क्या करना है? तो व्हेन देयर इज अ ओल्ड गुडविल एंड प्लस साथ ही साथ नया पार्टनर गुडविल को लेके आ रहा है, तो इस पुराने गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है। क्या करना है आपको? पुराने गुडविल को राइट ऑफ करना है। इससे पहले हमने गुडविल को राइट ऑफ करना सीखा था एक क्वेश्चन में, जहां पर सिर्फ गुडविल राइट ऑफ करने के लिए बोला था। तो गुडविल को राइट ऑफ करना है मतलब क्या करना है? पुराने बैलेंस शीट से गुडविल को हटा देना है। मतलब अब ये जो गुडविल है, कितना गुडविल है पुराने बैलेंस शीट में? आपके पास 12,000 गुडविल है, उसको आपको बैलेंस शीट में नहीं रखना है, बैलेंस शीट से आपको हटा देना है। तो गुडविल इज योर एसेट। अगर आप एसेट को बैलेंस शीट से हटा रहे हो तो इट इज लॉस, यस और नो। बट गुडविल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पार्टनर, मतलब ये लॉस डायरेक्टली हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल विल बी डायरेक्टली एडजस्टेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो अगर लॉस हो रहा है पार्टनर को, अगर आप गुडविल बिजनेस से हटा रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, उन्होंने नहीं बोला राइट ऑफ करो, ये मैं बता रहा हूं कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में है एंड प्लस एडजस्टमेंट में नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेके आ रहा है, तो दो गुडविल है, पुराना गुडविल भी है एंड नया गुडविल भी है। तो नया गुडविल जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे मैंने कर लिया, बट पुराने गुडविल का क्या करना है? तो पुराना गुडविल हटा दो, नया गुडविल अभी पार्टनर्स को मिल गया, तो पुराने गुडविल को यानी कि बैलेंस शीट वाले 12,000 को हमें क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो पुराने गुडविल को मैं राइट ऑफ करूंगा, यानी कि अगर मैं पुराने गुडविल को राइट ऑफ कर रहा हूं, यानी कि बैलेंस शीट से गुडविल हटा रहा हूं, अगर बैलेंस शीट से मैं गुडविल हटा रहा हूं, गुडविल इज ऑन दी एसेट साइड, तो एसेट साइड कम होगी। एसेट साइड कम हो रही है मतलब हमारे लिए लॉस है, बट गुडविल का लॉस इज डायरेक्टली बेड बाय द पार्टनर। जैसे कि गुडविल आया डायरेक्टली पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया, गुडविल विड्रॉ किया पार्टनर्स ने विड्रॉ किया, तो गुडविल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पार्टनर। तो जब भी मैं गुडविल राइट ऑफ करता हूं तो मुझे गुडविल राइट ऑफ करने की वजह से नुकसान हुआ वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गुडविल जो पुराने बैलेंस शीट में है उसको मैं उठाऊंगा एंड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करूंगा। राइट ऑफ होने की वजह से नुकसान है तो मैं उनके डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट द लॉसेस, तो लॉसेस को मैं डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा। तो पार्टनर्स के डेबिट में आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं टू गुडविल, ब्रैकेट में लिख रहा हूं रिटर्न ऑफ। 12,000 गुडविल को मैं क्या करूंगा? आदिल एंड समीर के बीच में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो आदिल को मिल रहा है 8,000 एंड समीर को मिल रहा है 4,000। 12,000 को 12,000 को 2:1 में 8,000 एंड 4,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये क्लियर है? तो यहां पर देखो क्या क्या हुआ। एडजस्टमेंट 2 के हिसाब से गुडविल लाने का हमने डबल इफेक्ट दिया, फिर गुडविल विड्रॉ करने का डबल इफेक्ट दिया, एंड तीसरा मैंने आपको नया कंसेप्ट सिखाया कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो उसे हम पुराना गुडविल करके राइट ऑफ करेंगे, एंड राइट ऑफ करने का एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में होगा। देयर विल बी ओनली वन इफेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट से मैंने उसे राइट ऑफ किया, सो देयर विल बी वन एंट्री फॉर दैट। जैसे हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हो एक ही इफेक्ट देते हैं, यस और नो। तो बैलेंस शीट का आइटम जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे एक ही इफेक्ट, बट एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हो तो डबल इफेक्ट। गुडविल आया डबल इफेक्ट, गुडविल विड्रॉ किया डबल इफेक्ट, क्योंकि वो एडजस्टमेंट थी। बट ये जो 12,000 गुडविल वो पुराने बैलेंस शीट में, तो पुराने बैलेंस शीट से उठा के मैंने राइट ऑफ कर दिया, खत्म, नो सेकंड इफेक्ट। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने एडजस्टमेंट 1 सीखी, एडजस्टमेंट 2 का एंट्री किया, फिर एडजस्टमेंट 2 के साथ मैंने पुराना गुडविल राइट ऑफ किया। तो फटाफट चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट नंबर 3 पर।
विच इज सिंपल, कह रहे हैं आरडीडी इज क्रिएटेड एट 10%। यस और नो, सिंपल है, आरडीडी क्रिएट करो 10% से। तो आरडीडी किस पर क्रिएट करते हैं हम? डेटर्स पर। तो पुराने बैलेंस शीट में देखो कि हमारे डेटर्स है कितने? 39,000। यस और नो, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, उस 39,000 के डेटर्स को पहले उठाऊंगा, नए बैलेंस शीट में लिखूंगा डेटर्स 39,000 इन अ कॉलम, नेक्स्ट लाइन पर लिखूंगा माइनस आरडीडी 10%, तो 39,000 का 10% इज 3,900, तो 39,000 माइनस 3,900 मेरे डेटर्स बाहर बचेंगे 35,100। 39,000 पुराने बैलेंस शीट से उठा के नए बैलेंस शीट में लिखा एंड 10% आरडीडी सब्ट्रैक्ट की। वेरी सिंपल, जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट सॉल्व करते उसी प्रकार किया, सिर्फ पुराने बैलेंस शीट से उठा के नए बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया एंड आरडीडी सब्ट्रैक्ट करके आरडीडी की अमाउंट बाहर लिखी। बट ये आरडीडी का एक इफेक्ट हुआ, हमें आरडीडी का क्या करना है? सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। अब आरडीडी की वजह से डेटर कम हो रहे हैं, तो आरडीडी इज आर लॉस। तो लॉस को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में मैं लिखूंगा टू आरडीडी 3,900। तो आरडीडी का भी डबल इफेक्ट हुआ, डेटर से सब्ट्रैक्ट हुआ एंड आरडीडी हमारा नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड किया, तो आरडीडी का डबल इफेक्ट हुआ, यानी कि एडजस्टमेंट 3 कंप्लीट हुई। इज इट क्लियर? एडजस्टमेंट 3 के बाद चलते हैं एडजस्टमेंट 4 पर। एडजस्टमेंट 4 में वो क्या कह रहे हैं? द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड बाय 30,000। वेरी क्लियरली कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग को 30,000 से एप्रिसिएट करो, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग में 30,000 ऐड करो। कितने से एप्रिसिएट करना है? 30,000 से एप्रिसिएट करना है। तो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है कितनी? तो पुराने बैलेंस शीट में देखो 75,000 की लैंड एंड बिल्डिंग है, तो इस 75 में मुझे क्या करना है? 30,000 बस ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूंगा? पुराने बैलेंस शीट से लैंड एंड बिल्डिंग उठाऊंगा, नए बैलेंस शीट में लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में 75,000, राइट। अब मुझे इसमें 30,000 एप्रिसिएट करने हैं, बढ़ाने हैं, तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं प्लस एप्रिसिएशन 30,000। यस और नो? तो पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग 75 प्लस एप्रिसिएशन 30,000, तो मेरी टोटल लैंड एंड बिल्डिंग आउटर कॉलम में बचेगी 1,05,000। यस और नो? 75 प्लस 30, अब लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, 75 से वो हो गया 1,05,000। यस और नो? तो 75 प्लस 30 1,05,000 की लैंड एंड बिल्डिंग बाहर बची। अब लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी, यानी कि हमारे लिए प्रॉफिट है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट एप्रिसिएट हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो एसेट इंक्रीज होने पर हमारा फायदा है, तो उस फायदे को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उस फायदे को हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। क्लियर है? तो सिंपली लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट करने का डबल इफेक्ट हो गया एसेट्स में, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में मैंने लैंड एंड बिल्डिंग में बढ़ाया 30,000 एंड जो प्रॉफिट हुआ मैंने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख लिया। तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट 4 कंप्लीट हुई। चलते हैं फटाफट ऑन एडजस्टमेंट 5, राइट। यहाँ पर भी हमें कुछ नया सीखना है, राइट। देखते हैं क्या सीखना है। तो वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स वेर रिड्यूस्ड बाय 22,500। इन्वेस्टमेंट्स वेर रिड्यूस्ड बाय 22,500। सुनने में सिंपल है, सॉल्व करने में भी सिंपल है, बट कुछ नया कंसेप्ट है वो देखते हैं। वो भी सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट नया है, राइट। अब ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट्स वेर रिड्यूस्ड बाय 22,500। इन्वेस्टमेंट को 22,500 से रिड्यूस करो, कम करो, बस। तो इन्वेस्टमेंट है कितने? तो पुराने बैलेंस शीट में देखो हमारे पास 1,08,000 के इन्वेस्टमेंट है। तो पहले तो मैं उस 1,08,000 को इन्वेस्टमेंट को उठाऊंगा, नए एसेट्स में लिखूंगा इन्वेस्टमेंट 1,08,000 इन अ कॉलम। ये क्लियर है? मैंने इन अ कॉलम में इन्वेस्टमेंट लिखा 1,08,000। अब मुझे इनको बढ़ाना है या कम करना है, तो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि उनको रिड्यूस करो 22,500 से। तो मैं सिंपली नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूँ माइनस रिड्यूस 22,500। तो 1,08,000 माइनस 22,500, 85,500 की इन्वेस्टमेंट बाहर बचेंगे। डू द कैलकुलेशन, 1,08,000 माइनस 22,500 बाहर बचेगा 85,500। ये क्लियर है? पहला इफेक्ट सिंपल है। उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करो, मैंने इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल वैल्यू पुराने बैलेंस शीट से कॉपी की एंड उन्होंने कहा था 22,500 से रिड्यूस करो, मैंने 22,500 से रिड्यूस करके फाइनल अमाउंट बाहर निकाल ली। अब इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होने पर हमारा फायदा है या नुकसान है? तो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, एसेट कम हो रही है तो इट इज आर लॉस। यस और नो? तो इस लॉस को हम कहाँ रखेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। लेकिन रुको, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लॉस लिखने से पहले इस बार क्वेश्चन में हमारे पास और एक नया आइटम है। अगर आप लायबिलिटी में देखोगे तो लायबिलिटी में देयर इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दिख रहा है सबको? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? 15,000 रुपए का है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज नथिंग बट द रिजर्व अमाउंट और प्रॉफिट की अमाउंट जो हमने साइड में रखी है कि अगर इन्वेस्टमेंट पे नुकसान होगा तो ये रिजर्व में हम उसे एब्सॉर्ब करेंगे।
नुकसान होगा तो वो नुकसान इस इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स में क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे। तो रिजर्व्स इज नथिंग बट वो लायबिलिटी में दैट इज आवर प्रॉफिट। मतलब हमारे पास इन्वेस्टमेंट पर 15,000 का प्रॉफिट था, आज मैंने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया तो 22,500 का नुकसान हुआ। तो नुकसान मेरे पास 22,500 का है एंड रिजर्व मेरे पास 15,000 का है। तो अगर मैं दोनों को एडजस्ट करता हूं तो भी मेरे पास नुकसान ही बचेगा। तो करना क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल। अभी हमें नुकसान कितना हो रहा है, तो 22,500 से मैंने इन्वेस्टमेंट रिड्यूस की तो मुझे 22,500 का नुकसान हुआ। अगर मैं लायबिलिटी साइड में देख रहा हूं तो मेरे पास 15,000 का रिजर्व है, यस और नो। तो उस रिजर्व को मुझे इस लॉस के साथ एडजस्ट करना है इन आर रिवैल्यूएशन अकाउंट, या हमारे जो रिवैल्यूएशन के डेबिट में तब जब मैं एंट्री करूंगा तो 22,500 में मुझे ये 15,000 फ्लक्चुएशन फंड के या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के एडजस्ट करने। कैसे, तो हमारा नुकसान है 22,500, राइट। अभी का नया करंट नुकसान है 22,500। 22,500 में से ऑलरेडी मेरे पास 15,000 रिजर्व में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, रिजर्व है, इट इज माय प्रॉफिट, राइट। तो 22,500 में से मैं ये 15,000 प्रॉफिट का सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड फिर जो रिमाइंडर लॉस है उससे मैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख रहा हूं टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तो टू इन्वेस्टमेंट, उसके नीचे में ब्रैकेट कर रहा हूं अभी का हमारा लॉस कितना है, अभी का हमारा लॉस है 22,500 माइनस मेरे पास रिजर्व्स अवेलेबल कितना है, रिजर्व्स यानी कि प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 15,000, तो 22,500 माइनस 15,000, सो मेरा अभी का फाइनल नुकसान है 7,500 टू आउटर कॉलम। इज इट क्लियर? मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूं, क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना है। तो मैंने क्या किया, पहले बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट उठाए 1,08,000 लिखे, उसे मैंने 22,500 से रिड्यूस किया, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट में कहा है कि 22,500 से इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करो। तो रिड्यूस करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट बाहर बचे वो मैंने बाहर लिख लिए। अब 22,500 की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट कम हुए, तो इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से आपको नुकसान हुआ। बट इस नुकसान को लिखने से पहले मैंने बैलेंस शीट में चेक किया, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तब मुझे याद था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। रिजर्व्स नथिंग बट हमने इन्वेस्टमेंट पर हुआ प्रॉफिट जमा करके रखा है। मतलब टिल डेट इन्वेस्टमेंट पर मुझे 15,000 का प्रॉफिट है। आज तक बैलेंस शीट में मुझे इन्वेस्टमेंट पर 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, बट आज मैंने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया तो मुझे 22,500 का नुकसान हो रहा है। तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों को, तो मेरे एक हाथ में 22,500 का नुकसान है एंड दूसरे हाथ में 15,000 का प्रॉफिट है। तो जब मैं आज एडजस्ट करूंगा तो इस नुकसान में से ये पहले वाला प्रॉफिट मुझे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर नुकसान ज्यादा है या प्रॉफिट ज्यादा है? नुकसान है 22,500 का एंड बैलेंस शीट में फ्लक्चुएशन फंड में 15,000 का प्रॉफिट है। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कम है, नुकसान ज्यादा है। नुकसान ज्यादा है तो मैंने रिकॉर्ड कहाँ किया, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। मैंने सिर्फ रिकॉर्ड करते वक्त क्या किया, मेरा अभी का नुकसान 22,500 एंड पहले का बचा हुआ प्रॉफिट 15,000 सब्ट्रैक्ट किया, तो 22,500 माइनस 15,000 प्रॉफिट। अब मेरे पास फाइनल नुकसान कितना बचा, 7,500। इज इट क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करने की वजह से मेरा अभी नुकसान हो रहा है 7,500। मैंने रिड्यूस किया 22,500, लेकिन 22,500 में से 15,000 प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल था, तो अभी मेरा नुकसान है केवल 7,500। उतना ही मैंने लिखा। ये क्लियर है? अगर डाउट होगा तो इसे रिपीट करके फिर से देखो। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन या नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6। क्या कह रहा है एडजस्टमेंट नंबर 6 में? सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62,250। सन्ड्री क्रेडिटर्स को आपको रिवैल्यू करना है एंड 62,250 पे लेके आना है। तो अगर मैं लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में देख रहा हूं तो मेरे पास सन्ड्री क्रेडिटर है 63,000। तो वो कह रहे हैं कि 63,000 पुराने क्रेडिटर्स है, अब उनकी वैल्यू कितनी करो, 62,250 करो। मतलब मुझे क्रेडिटर्स 63,000 से 62,250 पे लेके आना है। मतलब मुझे क्रेडिटर्स को रिड्यूस करना है। कितने से रिड्यूस करना है? 750 से रिड्यूस करना है। दोनों का डिफरेंस 63,000 माइनस 62,250, 750 का डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे क्रेडिटर्स को 750 से रिड्यूस करना है। तो सिंपल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले पुराने क्रेडिटर्स को उठा के या पुराने बैलेंस शीट से क्रेडिटर को उठा के नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख रहा हूं क्रेडिटर्स, इनर कॉलम में 73,000, यस और नो। अब मुझे उसे 750 से क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूं माइनस रिड्यूस या माइनस रीवैल्यूड या माइनस रिटर्न ऑफ। कितना राइट ऑफ किया, 750। तो बाहर मेरे क्रेडिटर्स बचे 62,250, राइट। तो जो जैसा उन्होंने कहा था वैसे मेरे क्रेडिटर्स नए बैलेंस शीट में 62,250 के दिख रहे हैं। अब क्रेडिटर्स रिड्यूस हो रहा है। क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी, लायबिलिटी यानी कि कर्जा कम हो रहा है। तो कर्जा कम होने पर हमारा फायदा है, यस और नो। क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी, व्हेन लायबिलिटी इज रिड्यूसिंग इट इज माय प्रॉफिट।
अब मुझे जो पहले 63,000 देने थे, अब केवल 62,250 देने हैं, तो 750 कम देने हैं। कम देने हैं मतलब फ़ायदा है, तो इस क्रेडिटर पे जो फ़ायदा हुआ उसे मैं उठाऊंगा एंड रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखूंगा एज बाय क्रेडिटर्स। कितना फ़ायदा हुआ? 750 का फ़ायदा हुआ, तो बाय क्रेडिटर्स 750 मैंने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख लिया। ये भी सिंपल है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन द लास्ट एडजस्टमेंट, 7th एडजस्टमेंट एंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो क्या कह रहे हैं वो? कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर are to be adjusted taking Raju's capital as base. Adjustment of capital is to be made through cash account. राइट तो इस एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? इस एडजस्टमेंट का सिंपल ये मतलब है कि आपको पुराने पार्टनर्स का कैपिटल यानी कि आदिल एंड समीर का कैपिटल नए पार्टनर ने जो कैपिटल है उसके साथ एडजस्ट करना है या उसके हिसाब से एडजस्ट करना है, नथिंग बट आपको आपके पार्टनर्स का कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। राइट तो इसलिए मैंने कल होमवर्क के लिए आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा था। तो कल सबने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया था जो कि हमें मिला था 2:1:1, यस और नो। अब इस नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस लेके हम क्या करेंगे? तीनों पार्टनर्स का कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। राइट तो उस पर जाने से पहले हमें क्या करना है? वर्किंग नोट करना है, यस और नो। हमें सारे पार्टनर्स का कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, तो हमें वर्किंग नोट करना है। तो मैं नए पेज पर आ रहा हूं, लिख रहा हूं वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट ये कैलकुलेट करने से पहले मुझे दो बेस चाहिए। एक मुझे चाहिए कि जो नया पार्टनर है उसका रेशियो क्या है। तो इन 2:1:1 में नया पार्टनर कौन है? राजू। तो लास्ट वाला हिस्सा यानी कि एक हिस्सा राजू का है, तो राजू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक हिस्सा है। अब मुझे दूसरा चाहिए कि राजू को हम कैपिटल में से कितना हिस्सा दे रहे हैं या कैपिटल के लिए राजू ने कितने पैसे लाए। तो अगर मैं एडजस्टमेंट 1 पढ़ रहा हूं तो एडजस्टमेंट 1 में कहाँ है? राजू पे 30,000 फॉर हिज कैपिटल, तो राजू का कैपिटल 30,000। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि एक प्रॉफिट के एक हिस्से के लिए राजू 30,000 कैपिटल दे रहा है। प्रॉफिट के एक हिस्से के लिए राजू 30,000 कैपिटल दे रहा है। तो वही मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख रहा है कि राजूज कैपिटल फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 30,000। राजू का एक हिस्से के लिए 30,000 कैपिटल है। राजू शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 30,000 या राजूज कैपिटल फॉर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 30,000। ये मैंने स्टेटमेंट लिखा कि राजू प्रॉफिट में से एक हिस्सा ले रहा है एंड बिजनेस में 30,000 कैपिटल दे रहा है। तो ऑन द सेम लाइन जो हमारा पहला पार्टनर है आदिल, आदिल के प्रॉफिट में दो हिस्से हैं, 2:1:1, आदिल इज द फर्स्ट, तो आदिल के दो हिस्से हैं। तो मैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं, देयरफॉर आदिल्स कैपिटल फॉर 2 शेयर इज इक्वल टू 30,000 इंटू 2, क्योंकि नया पार्टनर एक हिस्से के लिए 30,000 दे रहा है, तो पुराना पार्टनर आदिल दो हिस्से के लिए उसका डबल यानी कि 30,000 इंटू 2 यानी कि 60,000 कैपिटल देगा। ये क्लियर है। तो नए रेशो के हिसाब से आदिल का कैपिटल हैज टू बी 60,000। एक हिस्से के लिए नया पार्टनर राजू एक हिस्से के लिए 30,000 दे रहा है, तो आदिल दो हिस्सों के लिए 60,000 देगा। एंड हमारा जो दूसरा पार्टनर है, कौन है दूसरा पार्टनर? समीर। तो समीर का प्रॉफिट में भी एक हिस्सा है, तो मैं सिंपली वही कह रहा हूं, देयरफॉर समीर शेयर या समीर कैपिटल फॉर 1 शेयर इज इक्वल टू 30,000। अगर राजू एक हिस्से के लिए 30,000 दे रहा है तो समीर भी एक हिस्से के लिए 30,000 देगा। सिर्फ यहां पर जो आदिल है उसके दो हिस्से, तो वो दो हिस्से के लिए डबल देगा यानी कि 60,000 रुपए कैपिटल देगा। तो अगर मैं तीनों को एक लाइन में खड़ा कर दूंगा तो आदिल्स कैपिटल इज 60,000, यस और नो, समीर्स कैपिटल इज 30,000 एंड राजूस कैपिटल इज 30,000। तो कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 60,000, 30,000 एंड 30,000। तो नए कैपिटल का कैलकुलेशन इस प्रकार आपका होना चाहिए, या हमने पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट किया एज पर न्यू पीएसआर, या हमने पुराने पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट किया एज पर नए पार्टनर का कैपिटल। तो नए पार्टनर ने एक हिस्से के लिए 30,000 दिए, तो पुराना पार्टनर दो हिस्से के लिए 60,000 देगा, एंड जो समीर है उसका एक हिस्सा है वो एक हिस्से के लिए 30,000 देगा। तो बस मैंने उन तीनों को लाइन में खड़ा कर दिया। इज इट क्लियर? अब ये जो हमने कैपिटल कैलकुलेट किया एज पर न्यू पीएसआर, इसका पहला इफेक्ट हम उठाएंगे एंड नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे एज कैपिटल अंडरलाइन करके आदिल 60,000, समीर 30,000 एंड राजू 30,000। ये पहला इफेक्ट है। अब हमें इसका सेकंड इफेक्ट भी देना है, तो बैलेंस शीट में जो मैंने कैपिटल की अमाउंट लिखी उसका सेकंड इफेक्ट मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, नीचे लिखो जरा टोटल से थोड़ा सा ऊपर, टू बैलेंस कैरिड डाउन, आदिल के कॉलम में 60,000, समीर के कॉलम में 30,000 एंड राजू के कॉलम में 30,000। राइट, तो हमने क्या किया, वर्किंग नोट में कैपिटल कैलकुलेट किया एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस कैपिटल का पहला इफेक्ट मैंने लायबिलिटी में लिखा, फिर लायबिलिटी से उठा के मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखा एज टू बैलेंस ब्रेकडाउन कि एट द एंड इनका बैलेंस इतना ही होना चाहिए, 60,000, 30,000, 30,000। अगर कोई डिफरेंस आता है, अगर कैपिटल में कोई डिफरेंस आता है तो उन्होंने कहा है कि उसे कैश में एडजस्ट करो।
तो एंड में जब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे एंड अगर कैपिटल में कोई डिफरेंस आता है तो उसे हम कैश अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। इज इट क्लियर? बट वो कैपिटल अकाउंट अभी हम क्लोज कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। तो अभी मैं क्या क्लोज करूंगा? पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करूंगा। तो सब लोग फटाफट अपना अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने पर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो देयर इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ 19,350। कितना आ रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? 19,350, जो मैं इमीडिएटली आदिल एंड समीर में 2:1 में यानी कि पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो आदिल को मिलेगा 12,900 एंड समीर को मिलेगा 6,450। ये क्लियर है? सिंपली रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस किया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैलकुलेट किया, आदिल समीर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का सेकंड इफेक्ट में पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दूंगा। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, आदिल के कॉलम में 12,900, समीर के कॉलम में 6,450। राइट? तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट से उठाया, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख लिया। तो यहां पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिल गया, यस और नो, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम इमीडिएटली क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। किसे क्लोज करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। एंड अगर पार्टनर्स कैपिटल में कोई डिफरेंस आया तो उस डिफरेंस को हमें एज अ बैलेंसिंग फिगर कहां एडजस्ट करना है? कैश अकाउंट में एडजस्ट करना है। राइट? तो आई एम स्टार्टिंग विद द लास्ट पार्टनर या नया पार्टनर राजू। तो राजू के क्रेडिट में 30,000 है, डेबिट में भी 30,000, तो राजू दोनों तरफ 30,000 पे टैली हो रहा है। यस और नो? बट अगर मैं समीर को बैलेंस करता हूं तो समीर के क्रेडिट में देयर आर 4 एंट्रीज, उसका टोटल है 64,050 एंड उसके डेबिट में भी 5 एंट्रीज है, उसका टोटल है 44,500। तो क्रेडिट का टोटल है 64,050, डेबिट का टोटल है 44,500। तो बड़ी अमाउंट है 64,050, तो मैं टोटल में दोनों तरफ 64,050 लिखूंगा एंड आई विल कैलकुलेट अ डिफरेंस 64,050 माइनस 44,500। समीर का बैलेंस आ रहा है 19,550 ऑन द डेबिट साइड। क्रेडिट बड़ी है इसलिए बैलेंसिंग फिगर मैंने कहां लिखा? डेबिट साइड में लिखा। इज इट क्लियर? तो समीर का डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है? 19,550 मिल रहा है। क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, क्रेडिट माइनस डेबिट में डेबिट में टोटल लिखूंगा, जो साइड छोटी है डिफरेंस उस तरफ लिखना है। तो समीर का डिफरेंस हमें मिला 9,550। सेम वे में आदिल को बैलेंस करता हूं तो आदिल के क्रेडिट आइटम्स की टोटल है 1,20,900 एंड आदिल के डेबिट आइटम्स की टोटल है 89,000। तो क्रेडिट इज 1,20,900, डेबिट इज 89,000। तो फिर से आदिल का क्रेडिट बड़ा है तो मैं टोटल में दोनों तरफ 1,20,900 लिखूंगा। राइट? तो मैंने बड़ी अमाउंट दोनों तरफ लिख ली। राइट? 1,20,900 क्रेडिट में, 1,20,900 डेबिट में। अब बड़ी यानी कि क्रेडिट अमाउंट 1,20,900 माइनस डेबिट वाले छोटी अमाउंट 89,000, बड़ी अमाउंट माइनस छोटी अमाउंट 1,20,900 माइनस 89,000। अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो आ रहा है 39,100, वो मैं डेबिट में लिखूंगा क्योंकि क्रेडिट बड़ी है डेबिट छोटी है, तो आदिल का डिफरेंस भी डेबिट में आएगा एज 31,900। तो हमें आदिल एंड समीर का कैपिटल बैलेंस करने के बाद आदिल का डिफरेंस मिल रहा है 31,900 एंड समीर का डिफरेंस मिल रहा है 19,550। इस डिफरेंस को उन्होंने कहां एडजस्ट करने के लिए कहा है? तो उन्होंने कहा है कि इस डिफरेंस को एडजस्ट करो टू कैश। यस और नो? एडजस्टमेंट में पढ़ो, एडजस्टमेंट 7 में वो क्या कह रहे हैं? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश अकाउंट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टू कैश, यानी कि जो डिफरेंस था उसे मैं लिख रहा हूं टू कैश। तो ऑटोमेटिकली इसका सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो सेकंड इफेक्ट में कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय पार्टनर्स कैपिटल, उसके नीचे अंडरलाइन करके आदिल 31,900 एंड उसके नीचे समीर 19,550। तो आदिल के 31,900 बैलेंसिंग फिगर लिखा एंड समीर का 19,550। जो डिफरेंस था कैपिटल अकाउंट में मैंने उठा के कैश में एडजस्ट किया, तो दोनों का टोटल आउटर कॉलम में आना चाहिए 51,450। राइट? तो हमने क्या क्या किया? पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया, उसका प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर तीनों पार्टनर्स को बैलेंस किया जिसमें नया पार्टनर राजू टैली हुआ, आदिल एंड समीर टैली नहीं हुए हैं, उनका बैलेंसिंग फिगर हमने कैश में एडजस्ट किया एंड सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट में दे दिया। इज इट क्लियर? अब फटाफट हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो कैश अकाउंट को बैलेंस करने पर कैश का डिफरेंस आ रहा है, कैश का डेबिट बढ़ा है तो डेबिट माइनस क्रेडिट करने पर कैश में डिफरेंस आ रहा है 16,650, जिसे मैं कहूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 16,650। ये क्लियर है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 16,650। इसका सिंपल मतलब है आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कैश में हमारे पास 16,650 रुपए बचे हैं, जिसे मैं उठाऊंगा एंड कहाँ लिखूंगा? उसे मैं उठा के नए बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखूंगा एज कैश 16,650। राइट? तो यहां पर हमारे सारे अकाउंट्स कंप्लीट हो गए, लेजर्स कंप्लीट हो गए, सिर्फ बचता है हमारा बैलेंस शीट, तो उसे हम टैली करते हैं। लेकिन बैलेंस शीट को टैली करने से पहले हमारा हर वक्त का काम दैट इज हम नए बैलेंस शीट को
पुराने बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करेंगे, स्टार्टिंग विद द लायबिलिटी साइड ऑफ पुरानी बैलेंस शीट। तो पुराने बैलेंस शीट के लायबिलिटी में हमारे पास था कैपिटल, तो पुराने बैलेंस शीट में कैपिटल है, नए बैलेंस शीट में कैपिटल है क्या? आंसर इज यस। आदिल एंड समीर का नया कैपिटल हमें मिल गया है, तो पुराना कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? फिर कैपिटल के बाद पुराने बैलेंस शीट में था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जिसे हमने इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करते वक्त रिवैल्यूएशन में लिख लिया, तो उसे फिर से लिखने की जरूरत नहीं। इट इज नॉट अनटच्ड, इट इज टच्ड। उसे हमने 15,000 को हमने 22,500 इन्वेस्टमेंट वाले लॉस से माइनस कर दिया, तो इट इज टच्ड, इट इज नॉट अनटच। उसे हमने एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त यूज किया, तो उसे फिर से हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। अगला आइटम जनरल रिजर्व, उसे हमने स्टेप 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसे भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अगला आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर। नए बैलेंस शीट में मुझे सन्ड्री क्रेडिटर रिड्यूस्ड वैल्यू में दिख रहा है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी रिकॉर्ड हुआ। एंड लास्ट आइटम ऑन द बैलेंस शीट और लायबिलिटी साइड इज बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या मैंने बिल्स पेएबल के साथ कुछ किया? आंसर इज नो। बिल्स पेएबल के साथ हमने किसी भी एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं किया, मतलब बिल्स पेएबल इज अनटच्ड। तो मैं बिल्स पेएबल पुराने बैलेंस शीट से उठाऊंगा, नए बैलेंस शीट में लिखूंगा बिल्स पेएबल 60,000। क्लियर है ये? तो यहां पर मैंने पुराने बैलेंस शीट की लायबिलिटी विद नए बैलेंस शीट की लायबिलिटी कंपेयर किया, सिर्फ बिल्स पेएबल अनटच था, उसे रिकॉर्ड किया। अब हम उसी प्रकार चलते हैं ऑन दी एसेट साइड, देखते हैं कि एसेट्स में से कौन सा आइटम अनटच्ड है, जिसको हमने हाथ नहीं लगाया, जो वैसे ही बैलेंस शीट में पड़ा है। तो पहला आइटम पुराने बैलेंस शीट के एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग, बट लैंड एंड बिल्डिंग मैंने यहाँ पर रिवैल्यू करके लिख लिया है, तो इट इज टच्ड, मतलब इट इज नॉट अनटच्ड, मतलब मुझे फिर से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। फिर से था मेरे पास इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया है, मतलब इन्वेस्टमेंट को मैंने हाथ लगा दिया, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हो गया, तो मुझे फिर से उसे लिखने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट के बाद थे डेटर्स, तो डेटर्स मेरे बैलेंस शीट में है क्या? यस, हमने उस पर आरडीडी प्रोवाइड की, तो नए बैलेंस शीट में भी डेटर्स है, यस और नो। फिर से मेरे पास थे गुडविल, लेकिन गुडविल को हमने एडजस्टमेंट 2 सॉल्व करते वक्त राइट ऑफ कर दिया, गुडविल को हमने बैलेंस शीट से हटा दिया, राइट ऑफ किया, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। देखो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में हमने लिखा टू गुडविल रिटर्न ऑफ, तो गुडविल को भी हमने बिजनेस से हटा दिया है, तो मुझे नए बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत नहीं है। गुडविल के बाद था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमने स्टेप 2 में प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो भी हो गया, मतलब इट इज नॉट अनटच्ड, तो मुझे इग्नोर करना पड़ेगा उसे। फिर उसके बाद था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी हमने स्टेप 2 में क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस है, वैसे ही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस है, वो भी हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया, यस और नो। स्टेप 2 में देखो, या आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में देखो हमने लिखा है टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और दोनों पार्टनर्स को 8,000 और 4,000 राइट ऑफ कर दिया, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के 12,000 है, ये भी हमने राइट ऑफ किए, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट आइटम ऑन द एसेट साइड इज कैश। पास 30,600 दिख रहा है ऑन द एसेट साइड, इस कैश को मैंने रिकॉर्ड किया है क्या? आंसर इज यस। मुझे नए बैलेंस शीट में नई कैश दिख रही है 16,650, तो फिर से ये कैश लिखने की जरूरत नहीं है। सो एसेट साइड में हमें कोई भी नया आइटम नहीं मिला, हमने इस एसेट्स के सारे आइटम कहीं ना कहीं कंसिडर किए हैं और उन्हें आइदर राइट ऑफ किया है या फिर ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है। तो अगर ऐसा है तो अब मेरा बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? अब मेरा बैलेंस शीट शुड गेट टैली ऑन बोथ द साइड। तो माय बैलेंस शीट शुड गेट टैली फॉर 2,42,250 ऑन द लायबिलिटी साइड एंड 242,250 ऑन द एसेट साइड। सो मेरी बैलेंस शीट टैली हो रही है फॉर 2,42,250। इज इट क्लियर? तो ये सम स्टार मार्क करो, इसे कम से कम 2 बार फिर से रिवाइज करो, राइट। एंड इसके साथ साथ अब मैं आपको एक सम दे रहा हूं जो आपका होमवर्क है, पूरा का पूरा सम आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है। मैं यहां पर उसे सॉल्व ही नहीं करने वाला हूं, मैं उस पर डिस्कशन भी नहीं करने वाला हूं। वो क्वेश्चन पढ़ो, समझो एंड कंप्लीटली सॉल्व करो। तो जो होमवर्क वाला आपका क्वेश्चन है दैट इज सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 9 या सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 9 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इट इज सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऐसा वाला क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। अगर किसी पार्ट में डाउट है तो हमारे पहले वाले वीडियोस निकाल के देखो उस पार्ट को सॉल्व कैसे करते हैं। इज इट क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको पार्टनर्स कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है एंड उनका डिफरेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो वैसे वाले सम हमने किए हैं, उसे रिवाइज करो और फिर ये वाला सम सॉल्व करो। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल 9 इज योर टुडेज होमवर्क, जो आपको कंप्लीट स्टार्ट टू एंड सॉल्व करना है, राइट। उस पर मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। एंड कल के लेक्चर में हम आने के बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल 10 यहां पर डिस्कस करके सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल 9 इज योर टुडेज होमवर्क एंड उसके साथ साथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल 10 का फॉर्मेट रेडी करके रखो, ये आपका दूसरा होमवर्क है। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल 9 कंप्लीटली स्टार्ट टू एंड आपको सॉल्व करना है आपके नोटबुक में, एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल 10 कल हम यहां पर आने के बाद सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम यही रुकते हैं, मिलते हैं कल हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल 10 सॉल्व करते हैं। चलो, हैव अ गुड डे।